शिक्षा नहीं होती तो क्या होता? शिक्षा नहीं होती तो हमारे जीवन में आविष्कार कैसे होते? शिक्षा नहीं होती तो विकास कैसे होता? शिक्षा नहीं होती तो हमारा देश कैसे चलता? शिक्षा हमारे जीवन की एक तैयारी नहीं बल्कि एक जीवन है। वो कहते हैं ना कि उजाले के लिए चिराग की ज़रूरत नहीं है, शिक्षा से भी घर रोशन किए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनीशा और आप सब देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज शिक्षा की बात क्यों कर रही हूँ। दरअसल आज हम मौजूद हैं डॉक्टर एमपीएस कॉलेज में। डॉक्टर एमपीएस कॉलेज के चेयरमैन ए.के. सिंह से आज हम एजुकेशन को लेकर कुछ बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको एमपीएस कॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। दरअसल ए.के. सिंह ने अपने स्वर्गीय पिता डॉक्टर एमपी सिंह के नाम पर ही कॉलेज का नाम रखा है। जो डॉक्टर एमपी सिंह थे वो आगरा कॉलेज के प्रवक्ता भी थे, जिन्होंने शिक्षा के स्तर पर कई बच्चों को आगे भी बढ़ाया। उन्हीं के नाम को आगे बढ़ाते हुए ए.के. सिंह ने कॉलेज का नाम डॉक्टर एमपीएस कॉलेज रखा। डॉक्टर एमपीएस कॉलेज आज जाने माने कॉलेज में से एक नाम बन चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त चुनाव चल रहा है और चुनाव में कई मुद्दों को लेकर लोग वोट भी कर रहे हैं। उन तमाम मुद्दों में से सबसे अहम मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम। उसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर एमपीएस कॉलेज के चेयरमैन ए.के. सिंह, जो कि स्क्वाड्रन लीडर भी हैं। तो मैं उनसे एजुकेशन सिस्टम को लेकर बात करूंगी कि उनकी क्या राय है इसको लेकर। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी। आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं। नमस्कार तनीषा जी, और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम स्क्वाड्रन लीडर ए.के. सिंह है और मैं पूर्व वायुसेना अधिकारी हूँ। उसके बाद 2003 में मैंने भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्ति लेकर डॉक्टर एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की और आज शिक्षा के क्षेत्र में हम, चाहे वो उच्च शिक्षा हो चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, हम एक अच्छे मुकाम पर कार्य कर रहे हैं। तो सर, जैसे कि आपकी अब तक की जो जर्नी रही है, हर किसी की जर्नी के पीछे संघर्ष तो होता ही है। तो आपका क्या संघर्ष रहा अब तक की जर्नी में? कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी आईं जिनका आपने सामना किया है? देखिए, आप जैसा कि जानती हैं कि आजकल सभी जगह बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और इस कंपटीशन के युग में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे वो कोई भी काम हो, उसमें इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। और मेरे सामने भी बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आई कि काफ़ी मुश्किलें हुई, लेकिन अगर आपका इरादा पक्का है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, तो आप निश्चित रूप से उन पर विजय पा सकते हैं और ज़िंदगी को एक चैलेंज की तरह से लेना चाहिए। और यही मेरे जीवन का फिलॉसफी है और मुझे लगता है कि मैंने मेहनत से, ईमानदारी से और पूरी निष्ठा लगन से काम किया तो आज सफलता हमें प्राप्त हुई। तो सर, एक ऐसा टाइम आता है जो सबसे चैलेंजिंग टाइम होता है, तो वो टाइम आपका कौन सा था और आपने उससे क्या सीखा? जो अभी समय निकला है, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी कोविड का जो टाइम आया, उसने काफ़ी शिक्षा को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को, पूरे बिजनेस को, पूरे जिसे कहते हैं, समय था जब हमारे देश के हर देशवासी को मुश्किल हुई और हम लोगों ने एक अच्छा टीकाकरण किया और अच्छी तरीके से उसको फाइट किया और मुझे लगता है कि अब हम धीरे धीरे इस समस्या से निजात पा रहे हैं। तो अब मैं बात करूं अगर एजुकेशन की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एजुकेशन सिस्टम को लेकर। जो न्यू एजुकेशन सिस्टम लागू किया है सरकार ने 2020 में, तो उस पर आपकी क्या राय है? 10+2 को हटाकर अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। तो कई लोगों के मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो हैं आ रहे हैं कि आखिर ये क्या है, और कई लोग अभी भी, कई पेरेंट्स ऐसे हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको लेकर घबराए हुए हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हालांकि कोविड की वजह से इसको अभी पहले लागू होना था, लेकिन अभी कुछ डिले हो रहे हैं, तो अभी ज़्यादातर जगह
जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी है वही चल रही है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जिसको कि हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसा कि आपने भी बताया है कि 5+3+3, जिसमें कि आप ग्रेजुएशन को और उसको जो आपका 10+2 का जो स्टडी है उसको कंबाइन कर रहे हैं। और उसके अलावा आप सबसे ज़्यादा उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सरकार ने फोकस किया है कि पढ़ाई के साथ साथ स्किल और जो उनकी छात्रों के अंदर जो एक जॉब को पाने का एक उसके लिए जो जो क्वालिटीज़ चाहिए, जो जो उनको ज़रूरतें हैं वो सब पूरी की जाएं। तो मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश के लिए बहुत लाभप्रद और बहुत ही छात्रों के लिए, सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। तो मतलब आपको लगता है कि जो न्यू एजुकेशन सिस्टम आया है तो बच्चों के भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा। तो अगर मैं बात करूं पिछले 10 साल की, तो पिछले 10 साल से लेके अब तक एजुकेशन सिस्टम में कितना फ़र्क आया है? देखिए, पिछले 10 साल से लेके अब तक काफ़ी फ़र्क आया है, क्योंकि पहले सोशल मीडिया का इतना रोल नहीं था और सोशल मीडिया जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा शिक्षा के ऊपर प्रभाव पड़ा है। पहले एक बहुत ही ट्रेडिशनल और एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो हमारे सिस्टम में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी हुई हैं, तो ऑनलाइन की वजह से लोगों को टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना पड़ा। जो क्लासरूम्स हैं उसमें स्मार्ट क्लासेस वगैरह आनी शुरू हुई और जो कंप्यूटर के ऊपर, आईटी के ऊपर बहुत फोकस हुआ है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का जो एक दायरा है वो इतना ज़्यादा बढ़ा है कि अब छात्र को ज़रूरत नहीं है कि वो किताबों के लिए, इवन किताबों की भी अगर बात करें तो किंडल, अमेज़न के बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस आ रहे हैं जो कि आपको एक घर बैठे ही एक लाइब्रेरी आपको उसकी सुविधा आपको देते हैं। तो शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव आया है और हमें मानना पड़ेगा कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो हम एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने बात की टेक्नोलॉजी की, तो अगर मैं पिछले 2 साल पीछे जाती हूँ तो जो कोरोना काल आया था, लॉकडाउन लगा था, तो ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस लेना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि एक छात्र स्टूडेंट जब स्कूल में आता है, कॉलेज में आता है, तो वो खाली पढ़ाई के लिए नहीं आता है, उसको और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, योगा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफलाइन मोड में ही हो सकती हैं। लेकिन मजबूरी थी तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को चलाना पड़ा। लेकिन उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हमारे जो टीचर्स होते हैं भारत में, जो शिक्षक होते हैं, वो अभी इस तरह की पढ़ाई के लिए अभ्यस्त नहीं है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं और खासकर जो रूरल एरियाज़ हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर वाईफाई की सुविधाएं ठीक तरह से नहीं हैं और टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो काफ़ी दिक्कतें समाज के सामने आई, स्कूलों के सामने भी आई, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया कि इस सिस्टम को हमें अपनाना पड़ेगा और हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हमें लगता है कि हम वंचित रह जाएंगे एक बहुत अच्छी शिक्षा से। तो ऑनलाइन एजुकेशन चैलेंजिंग है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन से भी काफ़ी शिक्षा को बढ़ाया जा सकता है। तो इस पर बच्चों पर कुछ प्रभाव पड़ा? क्योंकि बच्चों की आदत थी कि स्कूल में आकर हमें पढ़ना है, टीचर से क्लासेस लेनी है। अब ऑनलाइन सडन उनके लिए एक थोड़ा चेंज हो गया, तो बच्चों पर कितना इफ़ेक्ट पड़ा इसका? बच्चों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, क्योंकि जब बच्चा पूरे दिन घर में रहेगा, स्कूल नहीं आएगा, अपने जो दोस्त हैं, अपने जो उसके सहपाठी हैं, क्लास में जो लोग उसके साथ बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स होते हैं, स्कूल का एक माहौल होता है, वो माहौल नहीं था। और एक घर में मतलब एक बोरिंग जिसे कह सकते हैं, बहुत बोरिंग वो रहता है। शुरू में तो बच्चों को समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में धीरे धीरे बच्चों में कई मनोवैज्ञानिक विकार भी आए और मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि स्कूल में आने पर उसको एक प्लेग्राउंड मिलता है, उसको लाइब्रेरी है, लैब्स हैं,
बहुत सारी कल्चरल म्यूज़िक और सिंगिंग, डांसिंग सभी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो एक्टिविटीज़ जब नहीं हो पाई तो डेफिनेटली जो हमारे बच्चे हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हुई और उनको निश्चित रूप से एक अच्छा जो उनका एक विकास होना चाहिए उससे उनको वंचित रहना पड़ा। तो जैसे कि अभी चुनाव चल रहे हैं, तो मैं ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है एजुकेशन सिस्टम को लेकर? मैं चाहता हूँ कि सरकारें जो हैं जितनी भी स्कूली शिक्षा है, स्कूल में जो एजुकेशन होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे। सरकारें कहती हैं कि हम गरीब बच्चे जो हैं, जो निर्धन छात्र हैं, उनको लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, तो वो सभी के पास होने चाहिए। टेक्नोलॉजी के ऊपर सरकार का फोकस होना चाहिए और सरकार को चाहिए कि जो गरीब छात्राएं, गरीब बच्चियां, मैं देखता हूं हम लोग भी एक स्कीम चलाते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड की, जिसमें कि हम जो एक लड़की होती है उसको मुफ्त शिक्षा देते हैं। तो सरकार को ऐसी एजुकेशन लानी चाहिए समाज में जिसमें कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। राइट टू एजुकेशन जिसे कहते हैं, RT जिसे कहते हैं, उसके तहत बच्चों को सबको लाभ मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर बच्चे का शिक्षा एक अधिकार है। अगर वो अधिकार उसको नहीं मिल पाता, सरकारें नहीं दे पाती हैं, समाज नहीं दे पाता है, तो ऐसी सरकारें, ऐसे समाज किसी काम के नहीं। सर, बेरोज़गारी जो एक बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है, तो आपकी इस पर क्या राय है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं। कई बारी तो हमने ये भी देखा है कि PhD बच्चा कर चुका है, फिर भी वो चपरासी की जो है जॉब कर रहा है। तो कमी कहाँ आ रही है? देखिए, कमी खाली अगर हम सोचें कि एजुकेशन का मतलब केवल उसको ज्ञान देना है, नॉलेज देना है, शिक्षा देना है, तो वो नहीं है। एजुकेशन के साथ उसको स्किल्स भी चाहिए। तो सरकार का और हमारे जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनका फोकस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए। और बेरोजगारी केवल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे बच्चे शिक्षा तो पा जाते हैं, वो ग्रेजुएट बनते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, PhD भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो स्किल कॉरपोरेट जगत, इंडस्ट्री और इवन जो आपको सरकारी नौकरियां हैं, बैंक हैं, उसमें जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं या कम दे पा रहे हैं। अगर हम जब तक स्किल के ऊपर फोकस नहीं करेंगे ये समस्या बनी रहेगी। और मुझे लगता है उसके लिए सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। काफ़ी सरकार ने प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी प्रोग्राम मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को सही जो क्वालिटीज़ हैं, सही स्किल्स हैं और सही जो एक जॉब को पाने के जो मानक होते हैं वो दे सकें, तो हम निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या पर विजय पा सकेंगे। सर, अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस एंड स्कूल की, तो कई बार देखा जाता है कि उनकी जो फ़ीस होती है वो इतनी हाई होती है कि अमूमन जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो अच्छी एजुकेशन लेने से वंचित रह जाते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या मानना है? मैम देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि प्राइवेट जो शब्द है उसकी जगह आप लगाएं, उसकी जगह आप बोलें सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जिसे आप निजी विद्यालय कहते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, उसको सरकार की तरफ से कोई ग्रांट नहीं मिलती है। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे शिक्षक रखे जाएं, अच्छे टीचर्स रखे जाएं, क्वालिफाइड टीचर्स रखे जाएं, तो उनको अच्छी सैलरी देनी पड़ती है। अगर आप इस स्कूल जिसमें आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उसमें देखें तो सारे क्लासरूम, सारी गाड़ियाँ, सारा लाइब्रेरी, लैब सब एयर कंडीशनड हैं, तो काफ़ी खर्चे होते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से फ़ीस निर्धारित की जाती है। और मुझे लगता है कि अगर हम सुविधाओं पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फैसिलिटीज़ पर अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो हम अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। और उसके लिए थोड़ा सा कभी-कभी लगता है कि फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन इसमें सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। सरकार को एक DBT स्कीम होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अगर सरकार भी अगर कुछ मदद करे, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको अगर सरकार भी कुछ रियायत दे या सरकार भी कुछ ग्रांट दे, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और बहुत सुविधाओं के साथ, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, फैसिलिटीज़ के साथ मिल सकती है। अगर सरकारी स्कूलों को भी थोड़ा डेवलप करें, वहाँ पे अगर बच्चों को सारी सुविधाएं मिलें, तो अभी बच्चे काफ़ी अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें। जी बिल्कुल, मैंने देखा है दिल्ली में आप जाइए तो काफ़ी आप वहाँ की सरकार ने काफ़ी अच्छे स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को डेवलप किया है, जो कि किसी भी तरीके से, किसी भी प्राइवेट स्कूल से, निजी संस्था से कम नहीं है।
तो सरकार को भी चाहिए कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको या तो प्राइवेटाइजेशन कर दें उनका। अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते हैं तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ के जो शिक्षक हैं वो बहुत उनके अंदर एक भावना होनी चाहिए अच्छी शिक्षा देने की। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, फैसिलिटीज़ को, लैब्स को, लाइब्रेरी को, सभी चीज़ों को, कंप्यूटर सिस्टम को, सबको डेवलप करना पड़ेगा, तभी सरकारी स्कूल एक अच्छे मानक पर शिक्षा दे सकते हैं। समाज सेवा को लेकर आपका क्या नज़रिया है? क्योंकि हमने आपको कई कार्यक्रम में जाते हुए देखा है, जो समाज सेवी कार्यक्रम होते हैं, काफ़ी समाज सेवी जो लोग हैं उन्होंने संस्थाएं खोली हुई हैं अपनी, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कुछ बुजुर्ग जो है ठंड से सिकुड़ रहे हैं, और कई विकलांग और जो हैं वो भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। महिलाएं, बच्चे सब देखने को ऐसा हमें मिलता है। तो इस पर आपकी क्या राय है कि केवल समाज सेवा एक महज चेहरा चमकाने का काम रह गया है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि क्योंकि मैं देखता हूं कि समाज में बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि वो समाज सेवी हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली छपास के लिए होता है, छपाने के लिए होता है, और मुझे लगता है कि ये सब बहुत गलत है। अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही भावना के साथ, बहुत ही समर्पण के साथ समाज के निर्धन, समाज के जो वंचित लोग हैं उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और शिक्षा का जहाँ तक सवाल है तो जो स्कूल जहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनके पास अगर फीस की दिक्कत आती है, किसी की आती है, तो उनकी मदद करनी चाहिए। समाज में जितने भी गरीब हैं, जितने भी आपने जैसे बात किया कि सड़कों पर जो लोग सक्षम हैं उनको अपने जीवन में कुछ ना कुछ योगदान जरूर देना चाहिए। और अगर समाज अपने भाइयों को, बहनों को उठाने में योगदान देगा तो निश्चित रूप से देश की बहुत सी समस्याएं अपने आप खत्म होंगी, और हमें सरकारों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि सरकार कुछ करे तभी कुछ होगा। समाज के लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये तो हमने जाना एजुकेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।